वे आज भी प्रवाहमान हैं। तीनों का संगम तीर्थराज प्रयागराज यहाँ है। यहीं 2019 में दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ का अभूतपूर्व आयोजन बहुत भव्यता के साथ किया गया। फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा वाराणसी में स्थापित हुई। इसी काशी से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। सुखदेव जी की कथा भूमि यहाँ है। श्री कृष्ण की रास भूमि लीला भूमि भी यहीं है। श्री राम की पावनपुरी अयोध्या यहीं है। बुद्ध भूमि यहाँ है। इस प्रदेश ने 9 प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। उत्तर प्रदेश दर्शन, दिग्दर्शन, अध्यात्म, पौरुष, पराक्रम, धर्म, अर्थ और कामना पुरुषार्थों की कर्म भूमि है। हम इससे प्यार करते हैं। ये भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की यज्ञ भूमि है। ये तत्व चिंतन व अर्थ चिंतन की भूमि है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से योगी सरकार का ये बजट सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का हमारा अर्थ संकल्प है। आइए सभी संकीर्णताएं त्याग कर हम सब राज्य का विकास करें और राष्ट्रीय विकास में सहभागी हों। मान्यवर, हमारा ये मानना है कि समाज के सर्वांगीण विकास के 4 मुख्य स्तंभ हैं। गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास, युवाओं की शिक्षा एवं कौशल संवर्धन तथा उनके लिए रोजगार, किसानों की खुशहाली तथा सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं त्वरित न्याय। प्रस्तुत बजट में इन 4 आयामों पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था, तो वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था। वर्ष 2019-2020 में महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाए जाने के लक्ष्य को प्रधानता प्रदान की गई थी। वर्ष 2020-2021 के लिए प्रस्तुत इस बजट में मैं प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के प्रति समर्पित करता हूं। मानवर, आय व्यय अनुमानों का उल्लेख करने के साथ साथ मैं वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय उपलब्धियों और सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का संक्षिप्त सिंहावलोकन इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्तमान सरकार ने जब प्रदेश की कमान संभाली उस समय हमारे समक्ष अपार चुनौतियां थीं। प्रदेश किसानों की ऋणग्रस्तता, दंगों, सामाजिक तनाव, असुरक्षित महिलाओं, स्कूल जाती बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ और अर्थव्यवस्था की बदहाली के दौर से गुजर रहा था। इन चुनौतियों को टीम वर्क के साथ अवसरों में बदलने का कार्य हमारी सरकार ने किया। जाति मत मजहब से ऊपर उठकर गांव, गरीब, किसान, मजदूर को केंद्रित कर योजनाएं बनाई गईं। प्रदेश में सुशासन और विकास को एक नया आयाम मिला है। इस अवधि में हुए कार्यों से उत्तर प्रदेश के प्रति लोक दृष्टि में सकारात्मक बदलाव आया है। वर्तमान सरकार ने प्रदेश की 23 करोड़ जनता का विश्वास अर्जित किया है। पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में एक नई पहचान मिली है। प्रदेश ने अपने संसाधनों का सदुपयोग करते हुए विकास के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। गैर परों से उड़ सकते हैं हद के हद दीवारों तक, और अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। मान्यवर, आधुनिक भारत के महान संत, मनीषी एवं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 के रूप में प्रदेश में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 12 जनवरी से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक समभाव, भाईचारा व राष्ट्रीय पौरुष को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में पूरे देश से आए युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।
7वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 जनवरी से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में पहली बार किया गया। इस अवसर पर कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कार्यक्रम तथा लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा एवं लोकसभा के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों की विधायिकाओं के अध्यक्षों एवं सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 27 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन प्रदेश में किया गया। गंगा यात्रा का शुभारंभ बिजनौर और बलिया दोनों स्थलों से किया गया। बिजनौर से कानपुर और बलिया से कानपुर तक की यात्राएं सड़क मार्ग और नाव द्वारा की गईं। इस यात्रा में 8 केंद्रीय मंत्रियों, यात्रा मार्ग में पड़ने वाले जनपदों के प्रभारी मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के साथ जनसाधारण ने भी सक्रिय प्रतिभाग किया। मान्यवर, आप अवगत हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के अनुरूप उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य के समेकित तथा सतत विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। जनपद स्तर पर यथार्थपरक योजनाएं तैयार करने तथा उनके समेकन हेतु तंत्र तैयार किया जाएगा। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसे संभव बनाने के लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कम से कम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा प्रदेश के तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है। प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी विनिवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। मात्र 3 साल के कार्यकाल में इन्वेस्टर समिट, 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया गया, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास के इतिहास में अभूतपूर्व है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निरंतर सुधार हुआ है और उत्तर प्रदेश को अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया। इस आयोजन में विदेशों से रक्षा क्षेत्र के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों व देश के 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें 23 MOU उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किए गए, जिनसे प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबाई में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना की कुल लागत लगभग 22,497 करोड़ रुपए है। गोरखपुर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लगभग 91 किलोमीटर लंबाई में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 297 किलोमीटर लंबाई का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के लिए लाइफ लाइन सिद्ध होगा। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, के निर्माण का निर्णय लिया गया है। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने हेतु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए आवश्यक भूमि झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों में चिन्हित की गई है। नागरिक उड्डयन, प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार की इस नीति के सकारात्मक परिणाम स्वरूप
विगत 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश से विभिन्न शहरों की हवाई कनेक्टिविटी तथा पैसेंजर ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 8 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं तथा 11 नए हवाई अड्डों पर कार्य चल रहा है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एयरपोर्ट का संचालन वर्ष 2023 तक संभावित है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानून व्यवस्था, राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य विधि व्यवस्था का प्रवर्तन है। वाल्मीकि जी ने रामायण में राज व्यवस्था विहीन स्थिति का वर्णन किया है। ऐसे राष्ट्र में कृषि और पशुपालन नहीं होते, सभागृहों, उद्यानों, उपासना स्थलों व मंदिरों के निर्माण नहीं होते, भय व्याप्त रहता है, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करते, सामाजिक उत्सव नहीं होते, व्यापारिक कार्य नहीं होते, पति पत्नी साथ साथ पर्यटन नहीं करते, अराजक दशा में लोग परस्पर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में 2016 तक थी। भय था, उत्सवों के आयोजनों में दंगे थे, उपासना स्थलों व मंदिर निर्माण की चर्चा भी असंभव थी, घोर अराजकता थी, व्यापारी वसूली के शिकार थे। वर्तमान सरकार ने हर स्तर पर अराजकता समाप्त करके कानून का शासन स्थापित किया है। यहाँ मैं चंद पंक्तियों में एक और समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले स्वार्थी, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी ताकतों तथा दूसरी ओर उनका डटकर मुकाबला करने की सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करना चाहता हूँ। नफरतों की आग में जलते हुए माहौल को, नफरतों की आग में जलते हुए माहौल को इस व्यवस्था ने दिए हैं कुछ अनोखे कायदे। एक तरफ शोर है, बगावत है, माल है, मुल्क है, सियासत है, एक तरफ हौसले है, मेहनत है, नीति है, नियम है, हुकूमत है। हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कानून के डर से बड़ी संख्या में अपराधी आत्मसमर्पण कर अथवा स्वयं जमानत निरस्त कराकर जेल गए हैं। मार्च 2017 से नवंबर 2019 तक की अवधि में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अवैध आग्नेयास्त्र, कारतूस, बम और 615 अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई। वर्ष 2017 के सापेक्ष गत वर्ष दुष्कर्म की घटनाओं में 35% की कमी आई है। इसी प्रकार डकैती में 53%, हत्या में 14%, लूट में 44%, फिरौती में हेतु अपहरण में 30% तथा बलवा में 38% की कमी आई है। हमारी सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय व कठोर अभियोजन सुनिश्चित करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2018 के आरोपितों को मृत्युदंड, 67 को आजीवन कारावास और 420 को अन्य सजा हुई। वर्ष 2019 में 3 को मृत्युदंड, 152 को आजीवन कारावास तथा 585 को अन्य सजा हुई है। प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी कॉप मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें 28 सेवाओं यथा ई प्राथमिकी पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिक शिकायत, लापता व्यक्ति, किराएदार सत्यापन आदि का समावेश किया गया है। इस ऐप को 5 लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। इन पर नियंत्रण हेतु जनपद गौतम बुद्ध नगर व लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील हैं तथा प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालयों में 16 साइबर थाने स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु गौतम बुद्ध नगर तथा लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना आरंभ की गई है। कामकाजी महिलाओं तथा महिला यात्रियों द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 112 पर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किए जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु 300 टीआरबी में 2 महिलाएं हर शिफ्ट में नियुक्त की गई हैं। आगामी वर्ष के बजट में कानून व्यवस्था से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित बजट व्यवस्था का मैं संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवसृजित
जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अग्निशमन केंद्र के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद अथवा घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान हेतु 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए तथा अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने हेतु सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के अंतर्गत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता हेतु 28 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन हेतु 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएससी वाहिनियां स्थापित हैं। प्रदेश में से 76 महिला थाने स्थापित हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में 2 महिला थाने तथा अन्य सभी जनपदों में 1-1 महिला थाना स्थापित है। महिला एवं बाल कल्याण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों के भरण पोषण हेतु 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रेषित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1432 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वासन एवं जीवन यापन हेतु स्वाधार गृह योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है, जिसके द्वारा बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में कुपोषण में कमी लाई जाएगी। इस योजना हेतु 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के लिए युवा समाज के भविष्य के निर्माता हैं। किसी भी समाज का सार्थक एवं चतुर्दिक विकास युवा ऊर्जा, शक्ति एवं अनुशासन से ही संभव है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न कालखंडों में न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व के में युवाओं ने समाज की दिशा बदली है। प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि तुमने चाहा तो किया आसमान मुट्ठी में, कि तुमने चाहा तो किया आसमान मुट्ठी में, तुमने चाहा तो हवाओं के रुख बदल डाले, और तुमने चाहा तो उफनते हुए सागर बांधे, तुमने चाहा तो पर्वतों के सर को चल डाले। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोड़ने के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, मुख्यमंत्री शिक्षुता अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व MSME इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने जा रही है। योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से 1500 रुपये प्रति माह की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा, 1000 रुपये प्रति माह की धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा शेष धनराशि संबंधित उद्योग द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर तथा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त होगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने हेतु अभिनव पहल की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित किया जाएगा। जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। लगभग 1200 करोड़ रुपए की धनराशि जो युवाओं के
लिए विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है। इस युवा हब के माध्यम से ये योजनाएं समेकित रूप से क्रियान्वित की जाएंगी। ये योजना 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाएगी। प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लघु उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग आदि क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग स्वरोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजना संचालित है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। आजमगढ़ एवं अम्बेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस हेतु 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं, जिनमें युवाओं के उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के 71 व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु 1,72,440 सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश में 2,963 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित हैं, जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 4,58,243 है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अल्प शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को अल्प अवधि के निःशुल्क रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अभी तक 8,50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा उनमें से 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रतिष्ठित उद्योगों में सेवा योजित भी कराया जा चुका है। आगामी वर्ष में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा। राष्ट्रीय विकास में प्रत्येक नागरिक के श्रम की भूमिका होती है। स्वस्थ समाज कर्म प्रधान होते हैं। कर्म प्रधान समाज ही रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य योगी सरकार की प्राथमिकता है। 3 वर्ष पहले तक प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ही बीमार रही हैं। हमारी सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज्यादा 30% गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक 104 इंसेफ्लाइटिस केंद्र स्थापित किए गए तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस व एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के विरुद्ध अभियान में 3,50,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया। ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत दूरस्थ ग्रामों के रोगी मोबाइल फोन के माध्यम से भी कंट्रोल रूम से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, लहरतारा में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और BRD मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक क्रियाशील हो चुके हैं। 108 EMTS एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत प्रदेश में पूर्वी एवं पश्चिमी क्लस्टर्स में 2,200 एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है एवं ALS एम्बुलेंस सेवा की वर्तमान फ्लीट में 250 एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है। 108 EMTS एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 1,40,00,000 से अधिक रोगियों तथा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 1,55,000 रोगियों को सेवा प्रदान की गई है। 102 एम्बुलेंस सर्विसेज योजना के अंतर्गत 2,270 एम्बुलेंस की सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके माध्यम से 3,70,00,000 से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा चुकी है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 8 नए मेडिकल कॉलेज हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर व मिर्जापुर का निर्माण कार्य चल रहा है। 13 नए मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया,
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चंदौली स्वीकृत हो चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में लखनऊ में एक नए चिकित्सा विश्वविद्यालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेंटर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS के प्रथम वर्ष का पठन पाठन वर्तमान वर्ष में प्रारंभ हो गया है। गोरखपुर और रायबरेली एम्स में 50-50 MBBS की सीटों पर छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना की जाएगी। SGPGI में एडवांस्ड डायबिटीज एंड इंडोक्राइन साइंसेज सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों के परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए धनराशि तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इस योजना से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं प्रदेश सरकार के प्रयासों से संक्रामक रोगों के रोकथाम एवं बचाव एवं उपचार के संबंध में कार्यक्रम परक एवं अभियान परक गतिविधियां संचालित की गई हैं, जिसके फलस्वरूप AEM/JE रोगियों एवं मृतकों की संख्या में विगत 2 वर्षों में निरंतर कमी आई है। नवसृजित जनपदों में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों तथा उपकरणों हेतु 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण हेतु क्रमशः 81 करोड़ रुपए एवं 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उच्चीकृत कर 100 शैय्या चिकित्सालय में परिवर्तित किए जाने हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला पुरुष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय लखनऊ परिसर में OPD एवं वार्ड के विस्तार हेतु 50 लाख रुपए एवं ट्रामा सेंटर के भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। योजना हेतु 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हेतु 919 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। SGPGI हेतु 820 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई हेतु 309 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 477 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 96 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना के अंतर्गत 73 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि उद्यान एवं सहकारिता, ऋषि और कृषि राष्ट्र जीवन के मुख्य अधिष्ठान हैं। ऋषि दृष्टि में अनुसंधान व शिक्षा की संस्कृति है। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालने के तत्काल उपरांत प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण का मोचन करने का निर्णय लिया और इस निर्णय का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं, धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लागू की गई है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि कुंभ का सफल आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना। वर्ष 2020-2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641,74,000 मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13,90,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018-19 में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन। आगामी वर्ष में 61,43,000 कुंतल
गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किए जाने का लक्ष्य है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी गई है। आगामी वर्ष में 102 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कृषि श्रमिकों की कमी को देखते हुए मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने के लिए 1694 कस्टम हायरिंग केंद्र तथा 305 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कराकर 40,606 उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 100 मंडियों में 1,483 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यापार किया गया। प्रदेश की अन्य 25 मंडियों को E-NAM पोर्टल से जोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। मंडी परिषद द्वारा नवंबर 2019 तक 2,363 किलोमीटर लंबाई के मार्गों की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया। वर्तमान में 848 किलोमीटर लंबे मार्गों का गड्ढा मुक्त किए जाने का कार्य प्रगति पर है। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ तथा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस लखीमपुर खीरी में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केंद्रों का संचालन प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में बागवानी के समन्वित विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, औषधियाँ, पौध मिशन, बुंदेलखंड एवं बिंद क्षेत्र में औद्योगिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। उक्त नीति उद्यमिता विकास के साथ ही कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार सृजन एवं मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध होगी। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रदेश सरकार द्वारा 46,20,000 गन्ना किसानों को 86,700 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा रिकॉर्ड 2,143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकॉर्ड है। पेराई सत्र 2019-20 में 119 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनके द्वारा अब तक 552 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुए 60,26,000 टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। प्रदेश में स्थापित कुल 50 असबनियों द्वारा इस वर्ष के माह दिसंबर 2019 तक 50,54,00,000 लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2019-20 हेतु अगेती प्रजाति गन्ने का मूल्य 325 रुपये, सामान्य प्रजाति गन्ने का मूल्य 315 रुपये एवं अस्वीकृत प्रजाति गन्ने का मूल्य 310 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। गन्ना की आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत चीनी मिल रमाला बागपत की पेराई क्षमता 2,750 से बढ़ाकर 5,000 TCD की गई तथा इसके साथ 27 मेगावाट का जेन संयंत्र लगाया गया, जिसका लोकार्पण 4 नवंबर 2019 को किया जा चुका है। मयूद्दीन मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2,500 TCD से बढ़ाकर 3,500 TCD की गई, जिसे 5,000 TCD तक बढ़ाया जा सकता है। सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड बिजनौर में 40 KLPD और सहकारी चीनी मिल सठियाव आजमगढ़ में 30 KLPD क्षमता की 2 नई डिस्टलरियाँ लगाई गई हैं। बंद पड़ी चीनी मिल पिपराइच और गोरखपुर एवं मुंडेरवा बस्ती के स्थान पर 5,000 TCD की 2 नई चीनी मिलें और 27 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई है। ग्राम विकास एवं पंचायती राज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया है। योजना के अंतर्गत 7,023 गरीब मुसहर परिवारों को आवास दिए गए हैं।
योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 6,240 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2,61,00,000 परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। योजना अंतर्गत आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के साथ सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने जाने का निर्णय लिया गया है। योजना हेतु 5,791 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मनरेगा योजना अंतर्गत वर्तमान में 20 नवंबर 2019 तक 14,59,00,000 मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। आगामी वर्ष में 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है। योजना हेतु 4,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पहली बार बनटंगिया, मुसहर, कोल एवं थारू जनजाति के 38 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन गांव के गरीबों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं राशन कार्ड आदि मूलभूत सुविधाएं मिल सकी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 3 चरणों में कुल 19 क्लस्टर चयनित किए गए हैं। योजना हेतु आगामी वर्ष में लगभग 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 50,740 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है, जिनमें मुसहर, बनटंगिया तथा थारू जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में योजना हेतु 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1,357 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड, बिंद क्षेत्र तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के हेतु 3,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 458 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम की व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवक एवं महिला मंगल दल को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना की योजना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति सिंचाई व्यवस्था को प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण के माध्यम से सुदृढ़ किए जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन सिंचाई, यांत्रिक प्रति भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण विभागों को शासन स्तर पर गठित जल शक्ति विभाग के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपए की लागत वाली अटल भूजल योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों में भूजल के संचयन को बढ़ावा देना और भूजल के अति दोहन पर रोक लगाना है। प्रदेश की जनता को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रदेश में अटल भूजल योजना का पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन कराएगी। वर्तमान वर्ष में 14 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसमें अर्जुन सहायक नहर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना तथा मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना प्रमुख हैं। वर्षों से अधूरी पड़ी बाण सागर, पहुज बांध, पथरई बांध, पहाड़ी बांध, लहचुरा बांध, गुंटा बांध, मौदहा बांध तथा जमरार बांध आदि परियोजनाओं को वर्तमान सरकार ने पूरा किया। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 2,66,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई। इससे लाखों किसानों को लाभान्वित किया गया। बुंदेलखंड में 8,384 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया तथा 6,000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण और कराया जाएगा। आगामी वर्ष में 4 परियोजनाओं उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, कचनौदा बांध परियोजना, भौरट बांध परियोजना तथा उमरहट पंप नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना से 1,46,000 हेक्टेयर तथा अर्जुन सहायक नहर परियोजना से 44,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।
सरयू नहर परियोजना हेतु 1,554 करोड़ रुपए, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु 1,736 करोड़ रुपए तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ 65 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजघाट नहर परियोजना, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड़ रुपए, 295 करोड़ रुपए तथा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 966 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत जल जीवन मिशन हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क बोरिंग योजना, मध्यम गहरे निःशुल्क नलकूप योजना तथा गहरी बोरिंग योजना को समेकित रूप से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किए जाने हेतु 216 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के तालाबों को पुनर्विकसित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन के लिए 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हर खेत को पानी के अंतर्गत प्रदेश के 18 जनपदों के 69 विकास खंडों में, जिनमें 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, में बोरिंग योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, वर्तमान सरकार ने विद्युत क्षेत्र में पुराने मिथकों को तोड़ा है। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे तथा ग्राम स्तर पर 16 से 18 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की गई है। गत 2 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख घरों को विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय में संतृप्त कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व ग्रामीण विद्युतीकरण की अन्य योजनाओं के अंतर्गत माह अप्रैल 2017 से अब तक 1,21,324 मजरों को विद्युतीकृत किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष विद्युतीकृत किए जाने हेतु कोई मजरा शेष नहीं। संयोजनों की 100% मीटरिंग कराई जा रही है। प्रदेश के 47 शहरों में वर्ष 2022 तक 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वर्तमान में विद्युत वितरण निगमों के मुख्यालय स्थित महानगरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जनवरी 2020 तक लगभग 9 लाख से स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। इन मीटरों की स्थापना से बिलिंग क्षमता में लगभग 5 से 7% की वृद्धि परिलक्षित होगी। प्रदेश में विगत 2 वर्षों में विद्युत आपूर्ति में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप 280 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गत वर्ष के 20,062 मेगावाट के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में 21,632 मेगावाट पीक मांग की आपूर्ति की गई। वर्तमान वर्ष में शहरों तथा गांवों में विद्युत आपूर्ति हेतु लगभग 22,922 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है, जो मांग के अनुरूप पर्याप्त है। आगामी वर्षों में हेतु अनुबंधित क्षमता को मांग के अनुरूप बढ़ाया भी जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 5,800 मेगावाट है, जिसको बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 3,960 मेगावाट उत्पादन क्षमता की तापीय परियोजनाएं 32,300 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं में लगभग 2020 से 2022 के मध्य उत्पादन प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में लगभग 3,000 मेगावाट का उत्पादन संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्राप्त होना संभावित है। सौर ऊर्जा में से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किए जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति 2017 क्रियान्वित की गई है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजना को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 949 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप के अंतर्गत निजी आवासों में नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से प्लांट की स्थापना पर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता हेतु अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 225 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।
जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत बायोडीजल, बायोएथेनॉल, मेथनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी उत्पादन इत्यादि परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु लगभग 2,82,000 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 2,727 सोलर आरओ वाटर संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में विकास खंड के 1 या 2 ग्रामीण बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों से कराए जाने की योजना संचालित की गई है। आवास एवं नगर विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भवन आवंटन में समाज के अत्यंत गरीब व्यक्तियों लाभार्थियों को का पंजीकरण शुल्क 25,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये किया गया तथा दिव्यांगजन हेतु भवनों के आवंटन में 3% आरक्षण को बढ़ाकर 5% किया गया। सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। दुर्बल आय वर्ग के लिए मार्च 2021 तक 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य है। लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुए परियोजना की लागत 11,076 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। कानपुर मेट्रो पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना हेतु 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा 8,379 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित की गई है। परियोजना की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एवं सहायक नदियों को निर्मल एवं अविरल बनाए जाने के उद्देश्य से नमामि गंगे अभियान संचालित किया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 45 सीवरेज परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जिनमें से 12 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। गंगा नदी के किनारे 12 परियोजनाओं के अंतर्गत 100 घाटों के निर्माण एवं पुनरुद्धार की योजना स्वीकृत है। इनमें 26 घाटों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक पेयजल की 158 एवं सीवरेज की 228 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पेयजल के 4,98,798 संयोजन व सीवरेज के 4,20,716 संयोजन दिए जा चुके हैं। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपद ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के अतिरिक्त शेष 7 नगर निगम मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया। बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत 1,80,00,000 बच्चों का नामांकन कराया गया। ऑपरेशन शिक्षा कायाकल्प के माध्यम से 91,236 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। 15,000 प्राथमिक विद्यालयों तथा 1,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में लगभग 1,73,00,000 छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं का वितरण कराया जा चुका है। आगामी शैक्षिक सत्र में लगभग 1,90,00,000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिकाएं वितरित कराए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु 18,363 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से
ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2018 लागू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 100 टॉपर छात्राओं, 100 टॉपर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्राओं तथा डिप्लोमा सेक्टर की प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लेने वाले 300 टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से करने की नवीन व्यवस्था की गई है तथा चयन में लिखित परीक्षा की व्यवस्था को जोड़ा गया है। पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। सहायक अध्यापक के 10,768 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है। प्रवक्ता के 3,794 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा अतिशीघ्र विद्यालयों में सहायक अध्यापक उपलब्ध होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्वरित चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का पुनर्गठन किया गया है। चयन बोर्ड द्वारा 7,482 सहायक अध्यापक एवं 1,290 प्रवक्ता के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा कराई गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा 314 प्रवक्ता एवं 1,337 सहायक अध्यापकों के परिणाम घोषित किए गए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राज्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से शिक्षण कार्य लिए जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। लोक निर्माण, ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2,305 करोड़ रुपए तथा राज्य सड़क निधि हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में लगभग 2,31,000 किलोमीटर लंबाई का मार्ग नेटवर्क लोक निर्माण विभाग के अधीन है। मार्गों के अनुरक्षण हेतु 3,524 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 830 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 755 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की बाह्य परिधि में सर्विस रोड के निर्माण का निर्णय किया गया है। पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों के विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल निधि हेतु 300 करोड़ रुपए तथा बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश में मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्यों हेतु 39 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेपाल राज्य को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में मार्ग निर्माण हेतु 14 करोड़ रुपए तथा भूमि अध्यापित हेतु 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। केंद्रीय मार्ग निधि योजना के अंतर्गत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को पूर्ण करने हेतु 2,080 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों में बाईपास, रिंग रोड एवं चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऐसे राज्य मार्ग जो अभी भी सिंगल लेन ऑब्लिक डुअल लेन चौड़े हैं को कम से कम 2 तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों को यातायात की आवश्यकता के अनुसार 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर अथवा 4 लेन चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। पुलों के निर्माण हेतु 2,529 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद कौशाम्बी पर्यटन स्थल को जनपद प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से 4 लेन से जोड़ने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। न्याय, हमारी सरकार आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु हमारी सरकार ने विधिक वादों के त्वरित निपटारे हेतु न्यायालयों एवं ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई हैं। प्रदेश में पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों के गठन का निर्णय लिया गया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक कोर्ट्स की संख्या 81 है। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के 25 कोर्ट तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट्स की स्थापना कराई गई है। निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थायी लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हेतु मल्टी लेवल पार्किंग तथा कॉन्फ्रेंस रूम के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 20 कोर्ट रूम तथा 30 अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कराया गया है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में 194 नए कोर्ट रूम निर्मित किए गए हैं। जिला न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ताओं के लिए 39 चैम्बर्स एवं 2 बड़े हॉल निर्मित किए गए हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन के 610 पदों पर तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के 51 पदों पर नियुक्ति हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में निर्माण कार्यों तथा मशीनें, साज सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु 533 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण हेतु कार्य हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण हेतु 6 करोड़ रुपए तथा समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए तथा किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मानवर कठोर कानून व्यवस्था स्थापित करने और जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए गए और किए जा रहे अथक और सफल प्रयासों से प्रदेश में कानून व्यवस्था के प्रति जनसाधारण में विश्वास की भावना बलती हुई है और अब जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है। इन भावनाओं को व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि भय के सब तटबंध तोड़कर जनता को विश्वास दिया है। रोकी अपराधों की आंधी, जन जन को एहसास दिया है। भ्रष्टाचारी आतंकित हैं, योगी की सरकार में स्वच्छ पारदर्शी शासन का हमने सफल प्रयास किया। भय के सब तटबंध तोड़कर जनता को विश्वास दिया है। रोकी अपराधों की आंधी, जन जन को एहसास दिया है। भ्रष्टाचारी आतंकित हैं, योगी की सरकार में स्वच्छ पारदर्शी शासन का हमने सफल प्रयास किया। खाद्य एवं रसद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2019-20 में 6,796 क्रय केंद्र स्थापित कर 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड खरीद की गई। व्यापक कृषि हित का ध्यान में रखकर गेहूं क्रय की अवधि को विस्तारित कर दिनांक 25 जून 2019 तक गेहूं क्रय का कार्य किया गया है, इससे 7,53,414 किसान लाभान्वित हुए और 6,889 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2019-2020 के अंतर्गत धान क्रय का कार्य संपूर्ण प्रदेश के प्रारंभ हो चुका है, जो माह फरवरी 2020 तक चलेगा। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1,815 रुपये प्रति कुंटल एवं धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 1,835 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। उतराई छनाई की मद में 20 रुपये प्रति कुंटल कृषकों को अतिरिक्त रूप में दिए जाएंगे। 3,799 क्रय केंद्रों के माध्यम से अभी तक 53,15,000 मीट्रिक टन धान खरीद की जा चुकी है, जिससे 6,58,041 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा 8,966 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया गया है। पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य गोवंश संरक्षण हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, संविधान का नीति निर्देशक तत्व भी है। वर्ष 2018-2019 में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 305 लाख मीट्रिक टन रहा। वर्ष 2019-20 में
दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 340 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। अक्टूबर 2019 तक 175 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है। प्रदेश के 18 मंडलों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 4,900 से अधिक गो आश्रय स्थलों में लगभग 4 लाख गोवंश संरक्षित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत 46,000 से अधिक गोवंश को इच्छुक पशुपालकों की सुपुर्दगी में दिया गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुहपका एवं ब्रुसेलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को खुरपका, मुहपका रोग से मुक्त कराया जाना है। आपकी इच्छा के अनुसार ही है। दुग्ध व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप में से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के निर्बल, भूमिहीन, मजदूर, बेरोजगारों हेतु आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2018-19 में कार्यरत 7,293 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 3,31,000 लीटर प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,73,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दूध बिक्री किया गया। वर्तमान वर्ष में कार्यरत 6,968 सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 2,26,000 लीटर प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1,88,000 लीटर प्रतिदिन नगरीय दूध विक्रय किया जा रहा है। आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 5,000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 295 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 1,93,000 मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किए जाने का लक्ष्य है। आवास विहीन 1,000 मत्स्य पालक परिवारों को 1,20,000 रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 28 करोड़ 88 लाख से अधिक पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 28 करोड़ 50 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 37,80,000 है। वर्ष 2019 में माह जुलाई तक 39 करोड़ 80 लाख पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 39 करोड़ 49 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 30,78,000 है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन 26 अक्टूबर 2019 को पुनः किया गया तथा इस अवसर पर 4,04,026 से अधिक दीप जलाए गए। यह एक नया कीर्तिमान था, जिसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु 18,311 करोड़ रुपए के निवेश हेतु प्राप्त 212 प्रस्तावों के सापेक्ष 105 पंजीकरण प्रमाण पत्र निवेशकों को जारी किए जा चुके हैं। नीति अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किए जाने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विकास, गोरखपुर में रामगढ़ तालके में वाटर स्पोर्ट्स के विकास, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण, 46 पर्यटन विकास योजनाओं को क्रियान्वयन इत्यादि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रस्तावित हैं। प्रदेश में प्राचीन संस्कृति एवं संपदा के बिखरे पड़े अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ी के लिए उन्हें संरक्षित करने एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों से स्मारकों एवं पुरावशेषों को सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का उत्खनन आदि कार्य किए जा रहे हैं। जनपद गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण, कबीर अकादमी की स्थापना, जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व इसके आसपास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना, रामलीला मैदानों की 4 दीवारियों का निर्माण, गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण हेतु
18 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान हेतु 8 करोड़ रुपए एवं सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान हेतु 10 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षारोपण से आच्छादित है, जो वर्ष 2015 के सापेक्ष 676 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 9 अगस्त 2019 को वृक्षारोपण महाकुंभ में एक ही दिन में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया। 9 अगस्त 2019 को प्रयागराज में एक ही स्थल पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों का वितरण किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 में 173 हो गई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे लाइन तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर बीहड़, खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराने का कार्य योजना है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में नई तकनीक के प्रयोग हेतु IIT कानपुर को तकनीकी पार्टनर चिन्हित किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एम स्ट्राइप्स ऐप के माध्यम से स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रारंभ की गई है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पॉलीथीन के निर्माण एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 15 शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा 14 नदी खंडों में जल प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना क्रियान्वित है। इसके अतिरिक्त NCR क्षेत्र एवं लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मुरादाबाद में कॉम्प्रिहेंसिव प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना क्रियान्वित है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश पहले MSME के क्षेत्र में एक समृद्ध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। वर्तमान सरकार ने ODOP जैसी योजना लाकर परंपरागत उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान की है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति 2017 प्रख्यापित की गई है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारंपरिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू है। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। खादी एवं ग्राम उद्योग में समुचित विकास एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु खादी एवं ग्राम उद्योग विकास एवं सतत स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 गठित की गई है। योजना में एक ग्राम उद्योग समाधान सेल स्थापित किया जा चुका है, जिसमें उद्यमियों की सभी समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण तात्कालिक रूप से किया जा रहा है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1,91,000 हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हथकरघे हैं। प्रदेश में 2,58,000 पावर लूम एवं लगभग 5,50,000 पावर लूम बुनकर हैं। आगामी वर्ष में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 बुनकरों के रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। समाज कल्याण वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु 1,459 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 1,251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 2,035 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जातियों के बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिए प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 1,375 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांगजन कल्याण दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन की दिए जाने हेतु 621 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समेकित विशेष
माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराए जाने हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग दंपतियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी दिव्यांग दंपतियों जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हों अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हों के बच्चों के पालन पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। इस योजना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में शिविर लगाकर दिव्यांग जन को चिन्हित कर कृत्रिम अंग, कैलिपर, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर आदि उपलब्ध कराने हेतु 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में सुधार हेतु 783 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजस्व भू माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2,39,775 शिकायतें भू माफिया पोर्टल पर दर्ज की गई, जिनमें से 2,36,642 शिकायतें निस्तारित की जा चुकी हैं। एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत 52,882 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है तथा 21,419 राजस्व बाद, 753 सिविल बाद, 3,437 FIR दर्ज कराई गई हैं। प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किए जाने के लिए आगामी वर्ष में राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2,578 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में लगभग 73 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण प्रदान कराए जाने हेतु 99 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा आवरण प्रदान कराए जाने हेतु 3 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख लाभार्थियों को बीमा का लाभ प्रदान कराए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजना के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित यथा सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा, विद्युत व्यवस्था हेतु भवन निर्माण आदि को प्राथमिकता पर कराया जाना परिकल्पित है। योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य आय के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में संशोधित अग्रिम अनुमान 64,330 रुपए आकलित हुई। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 7 जनपदों तथा यथा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर एवं महाराजगंज के 21 विकास खंडों में योजना कार्यान्वित है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत 74 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 91,568 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 37,500 करोड़ रुपए है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से 23,197 करोड़ रुपए की प्राप्ति अनुमानित है। वाहन कर से 68,650 करोड़ रुपए प्राप्ति की अनुमानित है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान मानवर प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए, बजट में 10,967 करोड़ रुपए 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए की गई नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्राप्तियां कुल प्राप्तियां 5,558 करोड़ 53 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 4,22,567 करोड़ 83 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 77,990 करोड़ रुपए
करोड़ 70 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 3,18,884 करोड़ 17 लाख रुपए है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 1,66,021 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,52,863 करोड़ 17 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय कुल व्यय 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए अनुमानित है। कुल व्यय में 3,95,116 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,17,743 करोड़ 77 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 12,302 करोड़ 19 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 8,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित है। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 3,802 करोड़ 19 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 22,322 करोड़ 87 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 18,520 करोड़ 68 लाख रुपए रहना अनुमानित है। राजस्व बचत 27,450 करोड़ 88 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 53,195 करोड़ 46 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। FRBM की सीमा के अंतर्गत है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8% अनुमानित है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी तथा मंत्री परिषद के माननीय दोनों उप मुख्यमंत्रियों तथा सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त, प्रमुख सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। अब ये यूपी के लिए 4 लाइनें समर्पित हैं। आप लोगों की अनुमति हो तो पढ़ो। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्या करेंगे सुन लीजिए। बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श को चमका के उभारेंगे तुझे। राह इमदाद की देखें ये भले गौर नहीं, हम नरेंद्र भाई के साथी हैं, कोई और नहीं। हम वो गुंचे हैं जो बिजली पे हंसा करते हैं, हम वो दीपक हैं जो आंधी में जला करते हैं। एक शायर ने कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी किस्मत से न नूरी है न नारी। और अंतिम कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दुष्यंत कुमार ने कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा दिल से उछालो यार। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज के इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये चौथा बजट हमको पेश करने की अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मनी राकेश जी का 300 में एक नोटिस था, उसको सुन लें। क्या कहना चाहते हैं?